जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं समान भूगोल का। हम लोगों ने भारत का भूगोल कर लिया था और विश्व का भूगोल हम लोग कर रहे हैं, और विश्व के भूगोल में भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कर लिए। लगभग ये किताब खत्म होने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहें, बने रहें, और हम इस किताब को कंप्लीट करेंगे आपके लिए। और उसी तरह से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्थानीय पवनें, 42 नंबर चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी तक पहुंच जाए, इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का BPSC 70 देने वाले हैं, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें भूगोल की अहम भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप एग्ज़ाम में अपने आप को सहज महसूस करवा सके जब भी आप कोई भूगोल का प्रश्न देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया आज का, जहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं स्थानीय पवनें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ पहला प्रश्न, स्थानीय पवन और क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कौन सा क्षेत्र में कौन सा स्थानीय पवन बहता है। तो फोन हो जाएगा अल्पास में, सिमुम हो जाएगा कुर्दिस्तान में, सेंटा एना हो जाएगा कैलिफोर्निया में, और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना में। बी ऑप्शन हो जाएगा 2-4-3-1, सॉरी 4-2-3-1, 4-2-3-1। अगला है फोन एक स्थानीय पवन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड की। फोन एक स्थानीय पवन है कहाँ की, तो डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फोन अल्पस पर्वत बिल्कुल सही है, बोरा पोलैंड या गलत है, मिस्ट्रल राइन घाटी या बिल्कुल सही है, और खमसिन मिस्र या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बोरा पोलैंड, ये ऑप्शन गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखना है कौन सा इसमें गलत है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है, सिरोको सिसिली या बिल्कुल सही है, विल्जार्ड चिली या गलत है, नोवेस्ट्रोक भारत या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, विल्जार्ड चिली या गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इटली। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इटली में। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम दिया हुआ है और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत ढूंढना है कि इसमें कौन सा सुमेलन गलत है। तो पहला है सिरोको फ्रांस, या गलत है। बोरा इटली बिल्कुल सही है। विल्जार्ड कनाडा या बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें गलत है, सिरोको फ्रांस। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत ढूंढना है। पवन दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। सेंट एना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही है, हबूब सूडान या बिल्कुल सही है, यामो जापान या भी सही है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया या गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो स्थानीय पवन दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है। लेवेश स्पेन या बिल्कुल सही है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया या भी बिल्कुल सही है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका या भी सही है, शामल ऑस्ट्रिया या गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, शामल ऑस्ट्रिया। अगला है वन। तो आइए देखते हैं कौन सा वन क्षेत्रफल कहाँ कितना है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, सेलवा वनों की विशेषता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा चौड़ी पत्ती सदाबहार। सेलवा वनों की विशेषता क्या है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा चौड़ी पत्ती और सदाबहार। एक भौगोलिक क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित विशेषता है। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग दिया हुआ है, महा औसत, अधिकतम तापमान, फिर न्यूनतम तापमान, ये सब करके मिलीमीटर वर्षा में है। यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि यह, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। क्योंकि देखिए वर्षा वन में मतलब बारिश हर मंथ में दिखा रहा है, और तापमान न्यूनतम अधिकतम में ज़्यादा तापांतर नहीं दिखा रहा है। तो यह बहुत हद तक संभावना है कि डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वर्षा वन। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रावधान है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूटान।
निम्नलिखित देशों में से किस एक में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर घने या डेंस वन अधिकतम मिलते हैं कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा के पास। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कांगो घाटी। निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कांगो घाटी। टाइगा वन की विशेषता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र की। टाइगा वन की विशेषता क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। किस देश के उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, बाकी कनाडा में, स्कैंडिनेवियन और फिनलैंड में पाए जाते हैं। कोनधारी वन नहीं पाए जाते कहाँ? तो अमेजोनिया में। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। शंकुधारी वन जहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः जहाँ पाए जाते हैं वे क्या? तो सी बी ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णदार वन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आइवरी कोस्ट। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णदार वन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आइवरी कोस्ट। अगला है कथन कारण। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का निर्वृक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होता है। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। फिर से देखते हैं, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का निर्वृक्षण किया जाए तो उत्पादित कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होता है। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए ऑप्शन हो जाएगा वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। ठीक है, फिर से पाते हैं, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला है मिलान करने के लिए इमारती लकड़ी और देश। तो कौन सा देश में कहाँ है? देवदार, यह हो जाएगा कनाडा। डगलस फार, यह हो जाएगा मैक्सिको। महोगनी हो जाएगा होंडुरास और सैगवान हो जाएगा म्यांमार। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला देखते हैं, सूची फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। मानसूनी वन हो जाएगा सैगवान तथा साखू। विषुवतीय रेखीय वन हो जाएगा महोगनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा आलू बुखारा या पाल्म एवं जैतून। और कोनधारी वन हो जाएगा चीड़ तथा फर। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शीशम। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शीशम। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कठोर एवं मौसमी व पर्ण बिल्कुल सही। लघु
लघु पर्ण, यह भी सही है। पर्ण की जगह काटे, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। तो मकवी हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया और मैटोरेल हो जाएगा चिली। ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति हो जाएगा भूमध्य रेखीय, बबूल हो जाएगा सहारा, बायोबाब हो जाएगा सवाना और देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न पत्ती कुड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप या एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। अगला चैप्टर हमारा है विश्व जलवायु। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं विश्व जलवायु से। पहला प्रश्न अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नताएं किस प्रकार से होती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यह नहीं होगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रीति से परिक्रमण यह बिल्कुल सही है। स्थान का अक्षांशीय स्थिति यह भी गलत है। पृथ्वी के नत्र अक्ष पर परिक्रमण यह सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 4 इसमें सही है। फिर से पढ़ते हैं अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात समय के विस्तरण में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमा यह बिल्कुल सही है। स्थान का अक्षांशीय स्थिति यह गलत है। पृथ्वी के नक्षत्र पर परिक्रमण यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। महाद्वीपों के अंतरस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है? तो आगे से जुड़े कारणों को देखते हैं। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर यह बिल्कुल सही है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर यह गलत है। अंतस्थों में तेज पवनों का विद्यमता यह बिल्कुल गलत है। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा यह गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें सही है, बाकी तीनों विकल्प इसमें गलत हैं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अक्षांश। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारित करता है वह क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शुष्क प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शुष्क प्रदेश। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। फिर से पाते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सूर्य समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय का। विषुवतीय प्रदेश का यह विवरण किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं सही प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एशिया में। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एशिया में। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इथियोपिया।
निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इथियोपिया में नहीं पाया जाता है, बाकी कांगो, गैबोन और जायरे में पाया जाता है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित है, तो उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की स्पष्ट विशेषता है? तो यह कहाँ की विशेषता यह बताना है। कोशन और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो यह ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। फिर से पढ़ते हैं, कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। अगला प्रश्न, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। यह बिल्कुल सही है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश के औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर से, विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, यह बिल्कुल सही है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है, बाकी लॉस एंजलिस, रोम और केप टाउन में पाई जाती है। फिर से, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला कथन कारण, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, यह सही दिया हुआ है। और अगला, गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चालवासी पशु चरण हुए करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्र में से किस का सबसे अच्छा वर्णन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य एशियाई स्टेप। फिर से, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशु चरक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य एशियाई स्टेप। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में 4 छायांकित क्षेत्र में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों की मौसमी उत्क्रमांक है अंकित किया गया है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 से, जो कि अमेरिका में दिखाया हुआ है, नॉर्थन अमेरिका में। तो यह क्षेत्र का विवरण ऊपर दिया हुआ है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो बी ऑप्शन नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली, यह बिल्कुल सही है, बाकी तीनों इसमें गलत है। आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली, यह सही है। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ प्रदेश, क्षेत्र और जलवायु प्रकार। तो इसमें मिलाना है कौन सा किधर है। कैलिफोर्निया हो जाएगा भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया हो जाएगा शीत शीतोष्ण। बी ऑप्शन 1 4 2 3 1 4 2 3। अगला प्रश्न, जलवायु की किस्म और क्षेत्र दिया हुआ है, तो कौन सा किस्म किस क्षेत्र का है? विषुवतीय हो जाएगा कांगो, भूमध्य सागरीय हो जाएगा कैलिफोर्निया, भूमध्य मानसून हो जाएगा बांग्लादेश और सवाना हो जाएगा सूडान। फिर से, विषुवतीय हो जाएगा कांगो, भूमध्य सागरीय हो जाएगा कैलिफोर्निया, मानसून हो जाएगा बांग्लादेश और सवाना हो जाएगा सूडान। ए ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्षा 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती है, यह बिल्कुल गलत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, यह भी गलत है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र
वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है, या बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 इसमें सही है, 1 और 2 गलत है। अगला है कथन कारण वाला। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है, या बिल्कुल सही है। जाड़ों में या पछुआ पवनें चलती हैं, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। फिर से देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो सी ऑप्शन, शीत या जाड़े ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, शीत या जाड़े के ऋतु में। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम हवा साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा। ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए का व्याख्या नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं, उत्तर पश्चिम यूरोप में बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेखन नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे तापमान दिया हुआ है और वर्षा दिया हुआ है मंथ के हिसाब से। औसत तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक। निम्नलिखित उपयुक्त जलवायु प्रतिरूप क्लाइमेटिक पैटर्न वाले प्रदेश की पहचान कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन रीजन। भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा मेडिटेरेनियन रीजन। निम्नलिखित जलवायु में से कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हो जाएगा सी ऑप्शन 2 और 3, मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। सी ऑप्शन 2 और 3, भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4, मतलब पहले भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थल जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोप जलवायु। फिर से ए ऑप्शन 1, 3, 2, 4, पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोप जलवायु। ए ऑप्शन 1, 3, 2, 4। अगला, संसार का आर्द्रतम स्थल है? तो बी ऑप्शन मौसिन राम। संसार का आर्द्रतम स्थल कहाँ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौसिन राम। विश्व का सबसे ठंडा स्थल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बारखोयांस्क। विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बारखोयांस्क। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो भाई इसे मिला लेते हैं एक बार। सबसे गर्म हो जाएगा तो सहारा हो जाएगा सबसे गर्म, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चिली। फिर से अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चिली। बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एल नीनो और दक्षिणी दोलन। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप और में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एल नीनो और दक्षिणी दोलन। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरिचित्र होता है। यह बिल्कुल गलत है। एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी गलत है। तो इसका डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ऑप्शन इसमें गलत था। एल नीनो बनाता है, ए ऑप्शन प्रशांत महासागर में। एल नीनो बनता है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो किसी खास जगह का तापमान और वार्षिक वर्षा दिया हुआ है मंथ में। ये आंकड़े जिस जलवायु से संबंधित है वह जलवायु है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य यह सारी जलवायु दिखाई गई है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलवायु दशाओं या उत्तरी गोलार्ध पर विचार कीजिए। तो यह महीना दिया हुआ है, तापक्रम दिया हुआ है और वर्षा दिया हुआ है। इसमें इसके पाए जाने का सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चीन प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में। चीन प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में, ए ऑप्शन। नीचे दिए हुए ग्राफ में किस स्थान का माध्य औसत मासिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस में और मध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाता है? तो यह ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का घोतक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल का, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम ताप पर। हेकिस्टोथर्म पौधे जो उगते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम ताप पर। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है या कथन संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोपेन से। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है या कथन संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोपेन से। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंपास में नहीं है, बाकी मध्य चिली में है, केप टाउन में है और एडिलेड में है। तो डी ऑप्शन पंपास में नहीं है। अगला हमारा चैप्टर है मृदा। तो आगे से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो ए ऑप्शन मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो ए ऑप्शन रहेगा पहले मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रकार है जिसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रकार है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर होता है। मृदा विलक्षण बड़ी समस्या है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय मिट्टी में। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, मतलब जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना नहीं होगा। तो सी ऑप्शन होगा 1 और 3, मतलब जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। कथन कारण दिया हुआ, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। यह बिल्कुल सही है। मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य किंतु आर असत्य है। फिर से, मृदा की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, यह बिल्कुल सही है। मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य किंतु आर गलत है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब प्रबल पवन प्रक्रिया के अधीन मरु उपांत, यह गलत है। नदी प्रवाह के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदान, यह भी गलत है। आर्द्रता को बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मिट्टी और जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, तो आइए इसे मिलान करके देख लेते हैं। पहला है पॉडजोल, तो यह हो जाएगा शीत समशीतोष्ण। दूसरा है चरनोजेम, तो यह हो जाएगा शीतोष्ण शीत स्टेपी। फिर हो जाएगा स्टॉप जोल्स, यह हो जाएगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण। और लेटेराइट हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2-1-4-3। अगला है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। केचुए मिट्टी के महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए और ए, यदि ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम करता है, यह बिल्कुल गलत है।
गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, यह भी गलत है। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों में लवणी भवन के में योगदान कर सकती है, या सही है। तो बी ऑप्शन होगा, केवल 3 इसमें सही है, बाकी 1 और 2 इसमें गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इडेफिक। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? ए ऑप्शन इडेफिक। अगला, कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करना पहले हो जाएगा सिहावल गठन, फिर हो जाएगा पटपरा गठन, फिर हो जाएगा बघोर गठन, फिर होगा खेतौड़ी गठन। बी ऑप्शन 4-1-3-2, 4-1-3-2। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा WM डेविस। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने। अगला, प्रजातियां और जनजाति। तो आइए, कौन सी प्रजाति कहाँ रहती है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, एक एक करके देखते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन रहेगा शुष्क क्षेत्र। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन रहेगा शुष्क क्षेत्र। ऋतु प्रवास शब्द किससे के लिए प्रयोग होता है? तो सी ऑप्शन रहेगा मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। फिर से, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानव व उनके पशु के मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो बी ऑप्शन क्रो-मैग्नन मानव। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 150 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 15 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन सी महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। कौन सी महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांकेशियाई। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांकेशियाई। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है निर्जातीय समूह और देश। तो कौन से देश में कौन सा समूह है? यहूदी, यह हो जाएगा इजराइल में, टेडा हो जाएगा लीबिया में, बेजा हो जाएगा मिस्र में, और लूर हो जाएगा ईरान में। डी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था? सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो सी ऑप्शन भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। पिग्मी निवासी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। पिग्मी निवासी कहाँ? तो ए ऑप्शन अफ्रीका के। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाई जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विश्वतीय रेखीय वन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विश्वतीय रेखीय वन। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों के घर हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेड़ पे जो रहते हैं वही पिग्मी के घर होते हैं। बी ऑप्शन इग्नू है, सी ऑप्शन हट है, और डी ऑप्शन टेंट है। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पिग्मी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो पिग्मी नहीं है, बाकी कज़ाक है, मसाई है और लैप्स है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो एस्किमो कनाडा, यह बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है इसमें। एस्किमो कनाडा सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बुशमैन कालाहारी, यह बिल्कुल सही है। बुशमैन कालाहारी डिजर्ट में रहते हैं। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ जनजाति और देश। एस्किमो हो जाएगा कनाडा, ठीक है। फिर मसाई हो जाएगा केनिया, बद्दू हो जाएगा सऊदी अरब, और बुशमैन हो जाएगा बोत्सवाना। एस्किमो हो जाएगा कनाडा, मसाई हो जाएगा केनिया, बद्दू हो जाएगा सऊदी अरब, और बुशमैन हो जाएगा बोत्सवाना। सी ऑप्शन 4-3-2-1, 4-3-2-1, सॉरी 3-4-2-1। एस्किमो निवासी हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा के। एस्किमो निवासी कहाँ के? तो ए ऑप्शन कनाडा के। यहाँ पे जनजाति दिया हुआ और क्षेत्र दिया हुआ है। किर्गिज़ है, मध्य एशियाई के बुशमैन हैं, कालाहारी के एनू हैं, जापान के और बुद्दू हैं अरब के। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, सॉरी 3-4-1-2, 3-4-1-2। अगला प्रश्न, सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ ध्रुवीय क्षेत्र के साधन और क्रियाकलाप। तो
कायक हैं, शिकार हेतु संकरी नाव। इनुइट है, बर्फ का मकान। यूनियॉक हैं, परिवहन हेतु नाव। और स्लेज हैं, कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ए ऑप्शन 3-4-1-2 3-4-1-2 फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ। बुशमैन है, नामीबिया के। बद्दू हैं, सऊदी अरब के। पिग्मी हैं, कांगो के। और मसाई हैं, केनिया के। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-1-4 2-3-1-4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में सुमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। सुमांग लोग कहाँ के घने और उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बर्बर मोरक्को बिल्कुल सही है। इनुइट कनाडा बिल्कुल सही है। सोमांग इंडोनेशिया गलत है। बेद्दा श्रीलंका बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, सोमांग इंडोनेशिया। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालाहारी। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बुशमैन बोत्सवाना, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी तीनों इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मध्य एशिया अल्पाइन, यह बिल्कुल सही है। कांगो बेसिन निग्रेटो, यह गलत है। कालाहारी बुशमैन, यह बिल्कुल सही है। स्कैंडिनेविया नॉर्डिक, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कांगो बेसिन निग्रेटो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो खिरगिज मध्य एशिया बिल्कुल सही है। मसाई पश्चिम अफ्रीका, यह गलत है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, यह सही है। एस्किमो ग्रीनलैंड, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मसाई पश्चिम अफ्रीका। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो माओरी न्यूजीलैंड, यह बिल्कुल सही है। मसाई जाम्बिया, यह बिल्कुल गलत है। मयाज ग्वाटेमाला, यह बिल्कुल सही है। बुशमैन कालाहारी, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मसाई जाम्बिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं, बाकी अलास्का में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं और कनाडा में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो फुलानी पश्चिमी अफ्रीका बिल्कुल सही है। बांतु सहारा, यह गलत है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, यह सही है। नूबा सूडान, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बांतु सहारा, यह गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडिनेविया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडिनेविया। निम्नलिखित प्रजातियों या वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंगोलियाइड। निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंगोलियाड से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजाति दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो पिग्मी कांगो बेसिन बिल्कुल सही है। आंगमी नागालैंड, यह बिल्कुल सही है। एनू जापान, यह भी सही है। किर्गिज सूडान, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, किर्गिज सूडान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका आंसर ई ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपके लिए चारों प्रश्न विकल्प पढ़ देता हूँ। मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, स्काई मलेशिया, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप और किर्गिज मध्य एशिया। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो स्थान दिया हुआ है और जनजाति दी हुई है। अलास्का कोरियाक, यह बिल्कुल गलत है। अलास्का कोरियास्क में नहीं पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। फिर अगला, बोर्नियो पुनान, यह बिल्कुल सही है। अरब मरुस्थल रुवाला, यह भी सही है। स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अलास्का कोरियाक। अगला प्रश्न है, जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा
कीस्टोन प्रजाति जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है क्या? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कीस्टोन प्रजाति। अगला चैप्टर हमारा है भाषाएं। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर इस बार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अपने आप को सहज महसूस कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।